बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर और शांत गांव प्रभातपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। ये गांव मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। चारों ओर खेत, खलिहान, कच्चे रास्ते, तालाब और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर थे। गांव के लोग सादगी और मेहनत से अपना जीवन बिताते थे। उसी गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ, मृणालिका। उसके माता पिता साधारण कुम्हार थे, पर उनके हाथों में ऐसा जादू था कि वे मिट्टी को भी जीवन दे देते थे। उनके बनाए घड़े, दीपक और मूर्तियां इतनी सुंदर होती थीं कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें खरीदने आते। मृणालिका बचपन से ही मिट्टी के खेल में रम जाती। जब उसकी उम्र के बच्चे गुड़ियों से खेलते, वो मिट्टी में हाथ डुबोकर छोटी छोटी मूर्तियां बनाती। शुरू में तो ये खेल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ ऐसा सधा कि उसकी बनाई मूर्तियां गांव के बड़े बड़े कलाकारों से भी सुंदर निकलती। गांव वाले कहते, ये लड़की तो मिट्टी से बात करती है, इसके हाथों में देवी का आशीर्वाद है। मृणालिका के माता पिता भी उस पर गर्व करते। वे अक्सर कहते, हमने मिट्टी को आकार देना सिखाया, पर इसने मिट्टी को आत्मा दे दी। दिन बीतते गए और मृणालिका की कला पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। हर त्योहार पर गांव वाले उससे मूर्तियां बनवाते। मंदिर में सजने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां भी वही बनाती थी। लोग न केवल उसकी कला, बल्कि उसके सादे स्वभाव और नम्रता की भी प्रशंसा करते थे। लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। एक भयानक वर्षा ऋतु में गांव में बीमारी फैल गई और कुछ ही दिनों में मृणालिका के माता पिता दोनों ही इस संसार से चले गए। उस दिन गांव का आसमान भी जैसे रो पड़ा था। मिट्टी के छोटे से घर में मृणालिका अकेली रह गई। उसका सहारा, उसका संसार, सब कुछ बिखर गया। कई दिनों तक वो टूट चुकी थी। वो अपने ही बनाए दीपकों को देखकर रोती रहती। उसे लगता था जैसे अब उसके हाथों से मिट्टी भी कुछ नहीं बनना चाहेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और अपने माता पिता के शब्द याद किए। मिट्टी चाहे कितनी भी भीग जाए, अगर धैर्य और प्रेम से उसे गढ़ा जाए तो वह फिर आकार ले लेती है। इसी विश्वास के सहारे मृणालिका ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। अब वो अकेली थी, पर उसकी कला ही उसका परिवार थी। वो और भी सुंदर मूर्तियां बनाने लगी। हर मूर्ति में अब केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि माँ बाप की याद और उनकी आत्मा भी बसती थी। समय बीतता गया। इसी बीच राज्य में हर साल की तरह इस बार भी वसंत महोत्सव का आयोजन होने वाला था। ये मेला बहुत बड़ा होता था। दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और साधक अपनी कला और वस्तुएं लेकर आते। कहा जाता था कि यदि किसी की कला इस मेले में पसंद आ जाए तो वो सीधे राजमहल तक पहुंच सकती है। मृणालिका के मन में भी एक उम्मीद जागी। उसने तय किया कि वो अपनी सबसे सुंदर मूर्तियां और मिट्टी के दिए लेकर मेले में जाएगी। उसने रात दिन मेहनत करके इतने सुंदर शिल्प तैयार किए कि देखने वाला दंग रह जाए। मेले का दिन आ गया। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। बच्चे झूले झूल रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। मृणालिका ने भी एक सादी सी दुकान लगाई। उसकी दुकान पर मिट्टी की मूर्तियां, दिए, घड़े और देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं सजी थीं। उधर उसी राज्य के युवराज वीरेंद्र वर्धन भी अपने दोस्तों के साथ उसी मेले में आए थे, पर वो किसी राजसी जुलूस में नहीं थे, ना ही शाही वस्त्रों में। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे और आम आदमी की तरह भीड़ में घुल मिल गए थे। वीरेंद्र को हमेशा से ही राजमहल की चमक दमक और ऐश्वर्य से ज्यादा जनता के बीच रहना, उनके जीवन को समझना और आम लोगों की तरह जीना अच्छा लगता था। इसीलिए वो हर साल भेष बदलकर मेले में घूमने आते थे। वो कभी मिठाई खाते, कभी झूले झूलते, कभी दुकानों पर रुककर छोटी छोटी चीजें खरीदते। लेकिन तभी उनकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वो दुकान थी मृणालिका की। मिट्टी की मूर्तियां कुछ अलग ही चमक रही थीं। वीरेंद्र कुछ पल वहीं खड़े रह गए। वो आश्चर्य से मूर्तियों को देखने लगे। उनमें कोई साधारणपन नहीं था, उनमें जैसे जीवन बसता था। उन्होंने पूछा, ये तुमने बनाई है? मृणालिका मुस्कुराई, हाँ, सब मैंने ही बनाई है। मिट्टी में जान डालना ही मेरा काम है। वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो मिट्टी से निकलकर इतिहास बननी थी। वीरेंद्र ने एक मूर्ति उठाई और ध्यान से देखने लगे। देवी की आंखों में करुणा थी, होठों पर शांति और चेहरे पर ऐसा भाव मानो वो बोल उठेगी। वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, यह मूर्ति मुझे खरीदनी है। मृणालिका हल्की हंसी के साथ बोली, राजकुमार जी, मेरे बनाए घड़े और मूर्तियां तो गांव वालों के लिए हैं। वीरेंद्र चौंक गए। तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? मृणालिका ने शरारती नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, जिस तरह से आप चलते हैं और जिस आत्मविश्वास से आप बात करते हैं, वैसा गांव में कोई नहीं करता। वीरेंद्र जोर से हंस पड़े। उन्होंने वो मूर्ति खरीद ली और मृणालिका से फिर मिलने का वादा किया। मृणालिका ने सोचा कि ये सब एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है,
लेकिन वीरेंद्र का दिल उसकी सादगी और कला में कहीं उलझ चुका था। अगले कुछ दिनों में वीरेंद्र बार बार गांव आने लगे। वो मृणालिका की दुकान पर रुकते, उससे बातें करते और उसकी कला की तारीफ करते। शुरुआत में मृणालिका को यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे वीरेंद्र की सादगी और उसके शब्दों में छुपा सच्चा सम्मान दिखाई देने लगा। एक दिन जब मृणालिका नदी किनारे मिट्टी लेने गई हुई थी, वीरेंद्र वहां पहुंच गए। तुम यहां अकेली हो? वीरेंद्र ने पूछा। मृणालिका मुस्कुराई। मिट्टी मेरी दोस्त है, ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। वीरेंद्र ने मजाक में कुछ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था। मृणालिका ने जब उसकी आंखों में झांका तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, पर सच भी उसके सामने था। वो एक साधारण कुम्हारिन थी और वो राज्य का युवराज। उनके बीच की दूरी आसमान और जमीन जितनी थी। एक शाम वीरेंद्र ने कहा, मृणालिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मृणालिका घबरा गई। क्या बात है युवराज? मैं तुमसे प्यार करता हूं, वीरेंद्र ने बिना झिझक कह दिया। मृणालिका की आंखें भर आईं। ये मुमकिन नहीं है। आप राजकुमार हैं और मैं सिर्फ एक कुम्हारिन। आपका राज्य, आपकी प्रजा, आपकी मां, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं सबको मना लूंगा, वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। मेरे लिए तुम सिर्फ कुम्हारिन नहीं, मेरे दिल की रानी हो। मृणालिका का मन हुआ कि वो उसी पल उनके गले लग जाए, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। मुझे समय चाहिए, उसने कहा। यह फैसला इतना आसान नहीं है। वीरेंद्र ने उसे समय दिया, लेकिन हर मुलाकात के साथ उनका प्रेम और गहरा होता गया। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, कुछ ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उधर महल में यह खबर महारानी शैलजा देवी तक भी पहुंच गई। उन्होंने वीरेंद्र को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। उस कुम्हारिन को भूल जाओ। मां, मैं मृणालिका से प्रेम करता हूं, वीरेंद्र ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। वो मेरे दिल की रानी है। महारानी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अगर तुम नहीं माने तो मैं उसे गांव से निकलवा दूंगी। वीरेंद्र का दिल कांप उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो तुरंत मृणालिका से मिलने पहुंचा और सारी बात बता दी। मृणालिका ने गहरी सांस ली। वीरेंद्र, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच नहीं आना चाहती। नहीं, वीरेंद्र ने उसका हाथ थामते हुए कहा। हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उनका प्रेम अब छुप नहीं सकता था, और यही प्रेम आगे चलकर एक तूफान बनने वाला था। मृणालिका और वीरेंद्र का प्रेम अब एक तूफान की तरह था, जो न तो रुक सकता था और न ही छिप सकता था। लेकिन इस प्रेम की राह में अब कांटे बिछने लगे थे। गांव में अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। कुछ लोग मृणालिका पर ताने कसते हुए कहते, तूने क्या सोच लिया कुम्हारिन, राजकुमार तुझसे विवाह करेगा। कुछ लोग उसे घूरते, कुछ पीठ पीछे बातें करते। मृणालिका का दिल दुखता था, लेकिन वो चुप रहती। उसने हमेशा की तरह अपना सिर झुकाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। उधर महल में महारानी शैलजा देवी ने अपने सलाहकारों के साथ बैठकर चर्चा शुरू कर दी। उन्हें ये रिश्ता किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार दुर्विनय को बुलाया। दुर्विनय एक क्रूर, चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो महारानी के हर आदेश को बिना सवाल माने पूरा करता था। दुर्विनय, महारानी ने कठोर स्वर में कहा, उस कुम्हारिन का गांव में रहना अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसे यहां से दूर करो, लेकिन ऐसा कि वीरेंद्र को जरा भी शक न हो। दुर्विनय ने सिर झुकाया। जैसी आपकी आज्ञा, महारानी। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो खुद ही गांव छोड़ दे। उधर वीरेंद्र और मृणालिका अब छुप छुप कर मिलने लगे थे। वे नदी किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलते, जहां शायद ही कोई आता था। एक शाम जब आसमान तारों से भरा था, मृणालिका ने धीमे स्वर में कहा, मुझे डर लगता है वीरेंद्र। अगर तुम्हारे परिवार ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या करूंगी। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना राजपाट भी छोड़ दूंगा। मृणालिका की आंखें भर आईं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा राजपाट तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो, वीरेंद्र ने कहा। राजपाट आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारे जैसा प्रेम दोबारा नहीं मिलेगा। इसी बीच दुर्विनय ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने गांव के कुछ लालची लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैला दी कि मृणालिका ने जादू टोने से युवराज को अपने वश में कर लिया है। डर और गुस्सा गांव में फैलने लगा। एक रात कुछ लोग मृणालिका के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वे चिल्लाने लगे, जादूगरनी, गांव छोड़ दे। मृणालिका डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजा खोला और कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी कला से जीती हूं। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी।
उसी समय वीरेंद्र को खबर मिली। वो बिना देर किए घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचा। भीड़ को देखकर वो गरज उठा, जो कोई भी मृणालिका को नुकसान पहुंचाएगा उसे मुझसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि भीड़ सहम गई और धीरे धीरे तितर बितर हो गई। मृणालिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने वीरेंद्र को गले लगाते हुए कहा, यह सब मेरे कारण हो रहा है। शायद मुझे सचमुच ये गांव छोड़ देना चाहिए। नहीं, वीरेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, हम इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन वीरेंद्र ने अपनी मां से खुलकर बात करने का फैसला किया। वो महल पहुंचा और महारानी शैलजा देवी के सामने खड़ा हो गया। मां, उसने कहा, मैं मृणालिका से विवाह करूंगा। अगर आपने मुझे रोका तो मैं राजपाट छोड़कर उसके साथ चला जाऊंगा। महारानी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना विद्रोही हो जाएगा, लेकिन उनका अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है वीरेंद्र, अगर तुम इतने ही जिद्दी हो तो एक शर्त है। मृणालिका को साबित करना होगा कि वो एक राजकुमारी के योग्य है। वीरेंद्र को यह शर्त खतरनाक लगी, लेकिन उसे मृणालिका पर पूरा भरोसा था। उसने सारी बात मृणालिका को बता दी। मृणालिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं। तुम्हारे प्रेम के लिए मैं हर परीक्षा स्वीकार करूंगी। और यहीं से शुरू होने वाली थी उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा। महारानी शैलजा देवी ने मृणालिका को महल बुलवाया। दरबार में सन्नाटा था। सबकी निगाहें उस साधारण कुम्हारिन पर टिकी थीं, जिसने युवराज का हृदय जीत लिया था। महारानी ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें एक ऐसा घड़ा बनाना होगा जो न कभी टूटे, न उसका पानी सूखे, और जो मेरे महल की शोभा बढ़ाए। तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। ये शर्त सुनकर दरबार में खुसुर फुसुर होने लगी। मिट्टी का घड़ा ऐसा होना असंभव था। मृणालिका पल भर को डगमगाई, फिर शांत स्वर में बोली, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूं। वो अपने छोटे से घर लौटी और उसी क्षण काम में जुट गई। दिन रात मिट्टी, पानी और चाक के साथ बीतने लगे। हर सुबह नई उम्मीद के साथ वो घड़ा गढ़ती और हर रात किसी न किसी कमी के कारण उसे तोड़ देती। कभी मिट्टी सही नहीं बैठती, कभी आकार बिगड़ जाता, कभी सूखते सूखते दरार पड़ जाती। हर असफलता उसके दिल को तोड़ती, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वीरेंद्र रोज आकर उसका हौसला बढ़ाता। वह कहता, तुम्हारी कला में सच्चाई है मृणालिका, तुम जरूर सफल होगी। मृणालिका मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों की थकान साफ दिखाई देती थी। उधर दुर्विनय चुपचाप सब देख रहा था। उसे डर था कि अगर मृणालिका सफल हो गई तो महारानी को विवाह स्वीकार करना पड़ेगा। उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने कुख्यात तांत्रिक कालदेव को बुलाया और आदेश दिया कि रात में मृणालिका के बनाए हर घड़े को नष्ट कर दिया जाए। उसी रात तेज हवा चली। मृणालिका का घर कांप उठा और उसका लगभग तैयार घड़ा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मृणालिका स्तब्ध रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी मेहनत के खिलाफ काम कर रही है। अगले दिन उसने फिर शुरुआत की। इस बार नदी के गहरे तल से मिट्टी लाई, लेकिन शक अब उसके मन में घर कर चुका था। उसने वीरेंद्र से कहा, मुझे लगता है कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। वीरेंद्र गंभीर हो गया। उसने अपने भरोसेमंद मित्र रणवीर को बुलाया और मृणालिका के घर पर नजर रखने को कहा। उसी रात जब कालदेव फिर चोरी से घुसा, रणवीर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। डर के मारे कालदेव ने सारा सच उगल दिया कि दुर्विनय ने उसे पैसे देकर यह सब करवाया था। वीरेंद्र क्रोध से भर उठा और तुरंत महल पहुंचा। उसने महारानी को सब बता दिया। महारानी कुछ क्षण चुप रहीं, फिर बोली, दुर्विनय को सजा मिलेगी, लेकिन शर्त नहीं बदलेगी। अगर मृणालिका घड़ा नहीं बना पाई तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वीरेंद्र ने यह बात मृणालिका को बताई। अब उसका संकल्प और मजबूत हो गया। उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो। छठी रात मृणालिका ने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध स्त्री ने कहा, नदी के किनारे एक चमकता पत्थर है, उसे मिट्टी में मिलाओ। सुबह होते ही मृणालिका नदी पर पहुंची। सचमुच एक पत्थर तारों सा चमक रहा था। उसने उसे पीसकर मिट्टी में मिलाया और पूरी श्रद्धा से नया घड़ा गढ़ा। 7वें दिन जब वो घड़ा तैयार हुआ, वो अद्भुत था। उसका रंग बदलता रहता था और उसमें भरा पानी सूखता नहीं था। मृणालिका वह घड़ा दरबार में लेकर पहुंची। महारानी ने उसे जमीन पर पटका, पर वो नहीं टूटा। उसमें पानी भरकर घंटों रखा, पर पानी कम नहीं हुआ। दरबार स्तब्ध रह गया। महारानी के पास अब कोई बहाना नहीं था, लेकिन दुर्विनय ने आखिरी चाल चली। उसने फिर अफवाह फैला दी कि मृणालिका ने काले जादू से घड़ा बनाया है और ये राज्य के लिए खतरा है। भीड़ भड़क उठी। हालात इतने बिगड़ गए कि वीरेंद्र और मृणालिका को जान बचाकर गांव छोड़ना पड़ा। वे जंगल की ओर भागे और एक अंधेरी गुफा में छिप गए, जहां से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला था।
रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था, केवल हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गुफा के भीतर मृणालिका कांप रही थी। वीरेंद्र ने उसे अपने पास खींच लिया। डरो मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन दोनों जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। दुर्विनय ने सैनिकों को उनके पीछे भेज दिया था। सुबह होते ही सैनिकों की आवाजें पास आने लगीं। वीरेंद्र ने निर्णय लिया कि अब भागने से काम नहीं चलेगा। उसने रणवीर को संदेश भिजवाया कि वो महल में जाकर सच्चाई सबके सामने लाए। उधर मृणालिका ने पहली बार अपने प्रेम से बढ़कर राज्य के बारे में सोचा। उसने कहा, अगर मेरी वजह से खून खराबा हुआ तो ये प्रेम पाप बन जाएगा। वीरेंद्र ने उसका चेहरा थामकर कहा, सच छुपा रहेगा तो अन्याय जीतेगा। सैनिक गुफा तक पहुंच गए। घमासान संघर्ष हुआ। वीरेंद्र घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसी क्षण मृणालिका ने आगे बढ़कर वो घड़ा सैनिकों के सामने रख दिया। यह जादू नहीं, मेहनत और विश्वास का प्रतीक है, उसने कहा। सैनिक हिचकिचाए, पर दुर्विनय का डर उन पर हावी था। तभी रणवीर महल से लौट आया। उसके साथ कुछ वरिष्ठ मंत्री भी थे। रणवीर ने दुर्विनय के षड्यंत्र, कालदेव की गवाही और झूठी अफवाहों का पूरा सच सबके सामने रख दिया। सच्चाई सामने आते ही सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दुर्विनय को गिरफ्तार किया गया। महारानी शैलजा देवी भी वहां पहुंची। उन्होंने घायल वीरेंद्र और डरी हुई मृणालिका को देखा। पहली बार उनका कठोर हृदय पिघला। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन असल में मेरी ही परीक्षा थी। उन्होंने मृणालिका से क्षमा मांगी और उसे बहू के रूप में स्वीकार किया। गांव लौटने पर वही लोग जो कभी मृणालिका पर पत्थर फेंकने को तैयार थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। मृणालिका ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, डर से पैदा हुई नफरत सबसे खतरनाक होती है। वीरेंद्र और मृणालिका का विवाह सादगी से हुआ। वही घड़ा महल के द्वार पर रखा गया, जो याद दिलाता था कि सच्ची मजबूती मिट्टी में नहीं, नीयत में होती है। समय बीता। वीरेंद्र ने राजगद्दी संभाली और मृणालिका ने कला और करुणा से राज्य को नया रूप दिया। उनका प्रेम अब कहानी नहीं, मिसाल बन चुका था। एक ऐसी मिसाल जहां साधारण मिट्टी ने अहंकार से बड़े महल को झुका दिया।